हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीजी के पढ़ रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि यूनिट 4 में दिया गया है। और आज जो पढ़ेंगे हम वो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है गोपांचल पर्वत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऊपर ही आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा पर्वत देखने को मिल रहा है? तो गोपांचल पर्वत देखने को मिला है, जिसे गोपांचल पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा है देखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी सिगार चोटी। मालवा के पास आप देखोगे, मालवा के पठार के पास, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है और यहाँ पे आप सिगार चोटी देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत समूह के बारे में देखते हैं। जहाँ पर अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? विंध्याचल श्रेणी आती है, भांडेर श्रेणी आती है, और कौन सी श्रेणी आती है? कैमूर श्रेणी आती है। इसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अगर हम देखें तो सबसे पश्चिम में कौन सी है? राजपीपला श्रेणी है, बीच में महादेव श्रेणी है, और पूर्व में कौन सी श्रेणी है? तो मैकाल श्रेणी है। और यहाँ पर मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अमरकंटक चोटी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है। यहीं पर अगर महादेव पर्वत श्रेणी को देखें तो महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, और राजपीपला पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम क्या है? चूलगिरी चोटी है। तो इस तरीके से बस हमने छोटा सा ये जो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, हमने उस चीज़ को देखा है। बाकी जो भी डिटेल्ड स्टडी है हम उसको देखते हैं। तो अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं तो जैसा कि हमने ऑलरेडी ऊपर मैप के थ्रू देखा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ पे 3 पर्वतों की हमको श्रेणी देखने को मिलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। और ये तीनों ही श्रेणियाँ किसकी हैं? विंध्याचल। इन्हीं श्रेणी को क्या कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत समूह कहा जाता है। अब आज हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को डिटेल में देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अगर हम देखते हैं तो विंध्याचल जो है, विंध्याचल को क्या किया गया है? 3 भागों में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो सबसे पहले देखते हैं विंध्याचल। तो यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी वर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सा भाग है? तो अभी हमने देखा ये पश्चिमी भाग है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्या क्या आता है? मांडू आता है, मांडू के बाद असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी वर्डी, सलकनपुर और भीमबेटका आते हैं। तो ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन पूछे असरफी पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो हमें ध्यान रखना है विंध्याचल के अंतर्गत। वांचू पॉइंट चाहे मांडू की बात करें या काकड़ी वर्डी की, सलकनपुर की या भीमबेटका की, ये सभी भाग जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो विंध्याचल के। इसके बाद हम बात करते हैं भांडेर के बारे में। यह विंध्याचल का मध्य भाग है। तो यह विंध्याचल का कौन सा भाग है? मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडविल जिसे कहा जाता है, 752 मीटर ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है? दमोह में। तो फिर से अब हम अगर देखें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भांडेर पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। ये विंध्याचल का कौन सा भाग है? तो ये विंध्याचल का मध्य भाग है। और इसी को क्या कहा जाता है? भांडेर पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? सद्भावना चोटी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? दमोह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कैमूर। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, गिद्धराज पर्वत आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो पहले अभी हमने पढ़ा भांडेर के बारे में। भांडेर विंध्याचल का मध्य भाग है और इस श्रेणी के अंतर्गत ही सद्भावना चोटी आती है। इसके बाद हम कैमूर के बारे में बात करें। यह विंध्याचल का क्या है? पूर्वी भाग है और इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत जो कि कहाँ पर है? मैहर में है। गिद्धराज पर्वत जो कि सतना में है, और केन नदी का ये क्या कहलाता है? कैमूर पर्वत जो है ये केन नदी का उद्गम स्थल व कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये चीज़ें हमने किसके बारे में देखी? कैमूर के बारे में देखी। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमने ऑलरेडी देखा है राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला पश्चिम भाग है, महादेव दक्षिण और मध्य भाग है, और जो मैकाल है वो कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। राजपीपला की बात करते हैं तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है।
है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राजपीपला पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सतपुड़ा का सबसे क्या है, कौन सा भाग है? तो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है और इसका विस्तार जो है वो गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक हुआ है। तो कहाँ तक हुआ है? गुजरात एवं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, राजपीपला पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो अखरानी की पहाड़ियाँ आती हैं। अखरानी की पहाड़ी के बाद बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। किसके अंतर्गत? राजपीपला के अंतर्गत। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो वो चूलगिरी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़वानी में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। असीरगढ़ को क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो हमने बात की किसके बारे में? राजपीपला के बारे में बात की। तो हमें ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और यहाँ पे मिलते जुलते नामों पर भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है असीरगढ़ की पहाड़ी, यहाँ अखरानी की पहाड़ी के बारे में बात की गई है। तो अखरानी की पहाड़ी और असरफी की पहाड़ी में अंतर है। हमें ध्यान रखना है कि असरफी की पहाड़ी हमने कहाँ देखी थी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। वहीं पे अगर हम बात करें अखरानी की पहाड़ियों के बारे में, तो हम कहाँ देख रहे हैं? राजपीपला में। इसके बाद हम बात करते हैं महादेव पर्वत श्रेणी के बारे में। महादेव पर्वत श्रेणी को अगर हम देखें तो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग है? तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक हुआ है। तो महादेव पर्वत श्रेणी जो है ये क्या है? महादेव पर्वत श्रेणी जो है ये सतपुड़ा का कौन सा भाग है? तो ये सतपुड़ा का मध्य भाग है और इसका विस्तार जो है वो कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक हुआ है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में जो है वो खंडवा से सिवनी तक महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीति, बैतूल आदि, जो कालीभीति जो कहाँ पे है? बैतूल आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि महादेव पर्वत श्रेणी में हमें धूपगढ़ की चोटी, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आदि पर्वत चोटियां मिलती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़ है और मध्य प्रदेश की ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक हुआ है। तो इसका जो विस्तार है कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के सिवनी से कहाँ तक हुआ है? छत्तीसगढ़ तक हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा जो है वो कैसी देखने में है? अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से? मैकाल के अंतर्गत हमको अमरकंटक, किरार घाटी और अचानक मार आते हैं। तो इसके अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत? अमरकंटक की देखने को मिलता है, किरार घाटी और अचानक मार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो कौन है? सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ जो कि 1176 मीटर है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, जो कि 1350 मीटर है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ ही है, जो कि 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है, जो कि 1067 मीटर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चूलगिरी है, जो कि 1215 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जो कि 1172 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है, जो कि 881 मीटर है और कहाँ पर है? इंदौर में है। विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सद्भावना चोटी है या गुडविल है, जो कि 752 मीटर है। और मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? टोंगरा जो है टोंगरा चोटी है, जो कि कहाँ पर है? श्योपुर में है। तो ध्यान रखना है, मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा है, जो कि कितने मीटर है? 430 मीटर या 1411 फीट है।
बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मोटिवेशनल कोट दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो और आप मोटिवेटेड भी फील करोगे। तो बस लिखा है कि बस तुम एक बार सरकारी एग्ज़ाम निकाल कर देखो, अनजान लोग भी तुमसे दूर के रिश्ते निकाल लेंगे। सो चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच हमको क्या देखने को मिल रही है, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच में हमको क्या देखने को मिलती है, ताप्ती नदी। और अगर हम ऊपर देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो इस तरीके से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं एग्जाम प्रीमियर लीग में जो ये दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखें, पहला पॉइंट क्या है कि गिद्धराज पर्वत। तो गिद्धराज पर्वत के बारे में दिया है कि यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, गिद्धराज पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। गिद्धराज पर्वत के बारे में दिया है कि यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, सतना जिले में के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह पहाड़ियों पर बसा है। तो भोपाल शहर जो है वो कौन से पहाड़ियों पर बसा है, तो श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा है। तो हमें ध्यान रखना है कि भोपाल शहर जो है वो श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है। तो नरो हिल्स कहाँ पर है, तो नरो हिल्स जो है ये कहाँ पर है, सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ चोटी है ये पंचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स कहाँ है, तो लांजी हिल्स जो है ये कहाँ पर है, तो ये बालाघाट में है। लम्हेटा हिल्स कहाँ है, लम्हेटा हिल्स जो है ये कहाँ पर है, जबलपुर में। गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। तो ध्यान रखना हमें कि गोपाचल पर्वत पर कौन सा किला स्थित है, ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, त्रिकुटा पर्वत मैहर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं तो हमें चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों का हमको क्या देखने को मिलता है, तो सीमेंट फैक्ट्रियों का हमें यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये फैक्ट देखा। इसी में नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना के बारे में। मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे आर्कियन चट्टानों से बनाया गया है, धारबाड़ चट्टानों से कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्शरी। तो जो मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना है वो कैसी है, आर्कियन, धारवाड़ी, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो हमें देखने को मिलेगा ये आर्कियन चट्टान हमें देखने को मिलेगी। कौन सी चट्टान, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आर्कियन चट्टान, या इसी को आद्य चट्टानें भी कहा जाता है। और मोस्टली अगर हम बात करते हैं कि ये चट्टान हमको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरो आप इजीली देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ ये जो एरिया बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, तो ये आर्कियन चट्टान या आद्य चट्टानों से बना है। और हम बात करते हैं कि आर्कियन चट्टानें हैं क्या, तो ये आर्कियन चट्टानें जो होती हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः हमको कहाँ देखने को मिलती हैं, कि बुंदेलखंड के पठार वाले भाग में हमको देखने को मिलती हैं। और ये जो आर्कियन चट्टानें होती हैं इनमें क्या होता है, तो इनमें किसी भी तरीके का जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और अत्यधिक प्राचीनतम क्या है, ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो ये रही बातें किसके बारे में, आर्कियन चट्टानों के बारे में। आर्कियन चट्टान के बाद हम अगर देखें तो हमें धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगी या धारवाड़ का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देख पाएँ तो ये धारवाड़ का क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र, तो ये अगर हम बघेलखंड वाला भाग देख रहे हैं तो हमें देखने को मिलेगा गोंडवाना क्षेत्र। इसके बाद अगर हम मालवा का पठार देखें तो ये मोस्टली किससे बना हुआ है, दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस चट्टानों से बना हुआ है। और यहाँ पर ये ग्वालियर श्रेणी है। तो इस तरीके से हमने देखा। और ये बीच वाला ये भाग जो है ये विंध्यन श्रेणी के पास, ये किससे बना हुआ है, विंध्यन चट्टानों से बना हुआ है। तो इस तरीके से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखी। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्कियन चट्टानों के बारे में।
कि आर्कियन चट्टानें क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्कियन चट्टानों में कि आर्कियन चट्टानें, तो हमने देखा था कि ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, तो बुंदेलखंड के पठार के पास पाई जाती हैं। तो अगर हम आर्कियन चट्टानों के बारे में देखें तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इन चट्टानों का जो निर्माण है ये कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं सीस्ट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतर के कारण इनमें नीस और सीस्ट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है, तो जो बुंदेलखंड नीस है ये क्या है, सबसे पुरानी क्या है, नीस है। इसके बाद हम बात करें तो यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। तो ये जो आर्कियन चट्टानें मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, तो जो आर्कियन चट्टानें हैं ये मोस्टली हमको कहाँ देखने को मिलती है, बुंदेलखंड के पठार में। और मोस्टली जो हम जिले देखें तो टीकमगढ़, निवाड़ी हो गया, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं। और ये जो आर्कियन चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और अत्यधिक ये क्या है, प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसके बाद आर्कियन चट्टानों को देखने के बाद हम चलते हैं किसकी ओर, हम चलते हैं धारवाड़ चट्टानों की ओर। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आर्कियन चट्टानों में ही हमको क्या देखने को मिलता है, सिस्ट और नीस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो धारवाड़ चट्टानों के बारे में अगर हम देखें तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप ही धारवाड़ चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि ये रूपांतरित है, और ये किसका रूपांतरण है, तो ये आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण है। और आर्कियन में भी हमको कोई भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलता, और इसमें भी जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहाँ पर इसमें भी हमें जीवाश्म का अभाव रहता है। यह संकोली श्रेणी सबसे पहली चीज़ है। संकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट और सौंसर श्रेणी जो कि छिंदवाड़ा में है वहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो धारवाड़ चट्टानों का क्रम है ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, संकोली श्रेणी जो कि कहाँ पर है, संकोली श्रेणी जबलपुर में, चिल्पी श्रेणी बालाघाट में और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनमें जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टानों में वो कौन से पाए जाते हैं, मैंगनीज पाए जाते हैं, और इनका नामकरण कर्नाटक के गाँव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को संबद्ध चट्टान या समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे क्योंकि ये जो धारवाड़ चट्टानें होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है, और इसी वजह से इस चट्टानों को क्या कहा जाता है, समृद्ध चट्टान कहा जाता है। इसके बाद कडप्पा चट्टानों को देखते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो हम जैसे देख रहे हैं, हम क्रम देख रहे हैं, तो आर्कियन सबसे पुरानी, आर्कियन के निक्षेपण से क्या बना, धारवाड़, और धारवाड़ के निक्षेपण और अपरदन से क्या बनी है, कडप्पा क्रम की चट्टान बनी है। तो कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। यह विजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। विजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। विजावर श्रेणी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से जिले, पन्ना, सतना और छतरपुर। तो विजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज जो है वो कौन सा पाया जाता है, हीरा। हीरा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये कडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कडप्पा क्रम की चट्टानें मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी। और बिजावर श्रेणी तो फेमस ही किस लिए है, हीरा के लिए। और इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर क्या हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है। तो कडप्पा कहाँ पे है, तो ये कडप्पा जो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। इसके बाद अगली चट्टानें हम देखते हैं जिसका नाम क्या है, विंध्यन चट्टानें हैं। तो कुडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानों का, विंध्यन चट्टानों का। और यह परतदार चट्टान है। कैसी चट्टान है, तो यह जो है ये परतदार चट्टान है। यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि ये जो विंध्यन चट्टानें हैं ये कैसी चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं, कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर, संगमरमर के क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास, हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम विंध्यन पर्वत श्रेणी पढ़ रहे थे, और फिर पढ़ रहे हैं कि
जो सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास जो है वो कहाँ हुआ है, तो ये विंध्यन चट्टानों पर हुआ है, इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। इसके बाद अब हम अगला पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में। तो जब हम दक्कन ट्रैप की चट्टानों को देखते हैं तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक, जिसे इंग्लिश में क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, तो इन चट्टानों में, दक्कन ट्रैप चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक और डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मालवा के पठार में या मालवा में पाए जाते हैं। तो ये रही बातें किसके बारे में, दक्कन ट्रैप के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं गोंडवाना चट्टानों के बारे में। तो गोंडवाना चट्टानों के बारे में अगर हम देखें तो गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। तो कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का, गोंडवाना चट्टानों का विकास जो है वो क्या हुआ है, अधिक हुआ है। और गोंडवाना चट्टानों में कौन कौन से आते हैं? पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती है। तो गोंडवाना चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है हमें इस बात का कि कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोयला जो है वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी हमारी चट्टान, जो कि कौन सी है, टर्सरी चट्टानें हैं। टर्सरी चट्टानें जो है ये कैसी चट्टानें हैं, तो ये नवीन चट्टानें हैं। यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। तो जो टर्सरी चट्टानें हैं ये कैसी चट्टानें हैं, नवीन चट्टानें हैं और प्रायः नदी घाटी में और विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख सेल समूह एक नज़र में देखते हैं। तो मतलब कि कौन से युग में कौन सा सेल समूह जो था वो क्या हुआ, उसका विकास होता है, उसकी संरचना का युग कहलाया। तो नवीन युग में अगर हम बात करते हैं तो नवीन युग में हमें क्या देखने को मिलता है, एलुवियम जो सेल समूह है वो देखने को। प्लीस्टोसीन युग में पुरातन एलुवियम तथा लैटराइट सेल समूह। लोअर इयोसीन अपर क्रिटेशियस युग में हमें दक्कन ट्रैप तथा अंतर ट्रैपियन सेल समूह देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रिएसिक में हमें ऊपरी गोंडवाना सेल समूह की संरचना का युग देखने को मिला। लोअर ट्रिएसिक अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना सेल समूह का हमें युग देखने को मिला। इसके बाद कैम्ब्रियन युग अपर विंध्यन सेल समूह का जो सेल समूह का टाइम था। लेट प्री कैम्ब्रियन में लोअर विंध्यन सेल समूह और कडप्पा का क्या हुआ, विकास हुआ। अर्ली प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ तथा तुल्य सेल समूह का विकास हुआ और आर्कियन युग में हमें ग्रेनाइट और नीस का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो पन्ना के हीरे की खानें विजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो पन्ना के हीरे की जो खानें हैं वो मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा था विजावर श्रेणी में, और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है, संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पन्ना जिले की भोगन नदी से हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो पन्ना जिले की भोगन नदी से हमें हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा जो कि कहाँ पर है, पन्ना में है। हिनौता पन्ना में है और कोटारिया जो कि कहाँ पर है, सतना में है। ये हीरे की क्या है, खान है। कुडप्पा सेल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, मुरार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये पॉइंट कि कुडप्पा सेल्स के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, पार कहा जाता है, और ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, मुरार कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक सेशन में हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है। दोनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।